मेरा नाम संध्या है। मेरी शादी को पूरे 8 साल हो चुके हैं। मैं एक पढ़े लिखे प्रतिष्ठित और अमीर परिवार से ताल्लुक रखती हूँ और मेरी शादी भी एक बेहद रुतबेदार घर में हुई थी। मेरे पति नीरज इस शहर के नामी बिजनेसमैन हैं। मेरे पास सब कुछ था। सामान सम्मान ऐशो आराम नौकर चाकर बड़ी कोठी और वो सब कुछ जो एक औरत सपने में देखती है। लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी। माँ बनने की खुशी शादी के 8 साल बीत चुके थे, लेकिन मेरी गोद सूनी थी। हर महीने उम्मीदें बनती थीं और हर महीने टूटती थीं। रिश्तेदार सामने कुछ और कहते थे, पीठ पीछे कुछ और। अब तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। कोई इलाज करवाया, कहीं बच्चा नहीं चाहती। क्या ये सवाल मुझे तीर की तरह चुभते थे। मैं हर बार मुस्कुराती थी, लेकिन मेरी मुस्कान के पीछे एक अधूरी औरत की चीख छुपी होती थी। मैं थक चुकी थी, समाज के तानों से, नजरों की घूरन से और हर महीने आने वाले उस न से जो मेरी उम्मीद तोड़ देता था। घर बड़ा था, लेकिन अब खामोश रहने लगा था। मेरे पति नीरज काम में व्यस्त रहने लगे थे और मैं एक आलीशान बंगले में अकेली रानी, जिसके हिस्से में सिर्फ तन्हाई थी। कई बार सोचा, काश एक बच्चा होता जिसे मैं सीने से लगाती, जिसे सुलाकर मैं खुद सोती। शायद मेरी तन्हाई को भी सुकून मिल जाता। इन्हीं दिनों मेरी नज़र हमारे घर की पुरानी नौकरानी कमला की बेटी आरती पर पड़ी। कमला बरसों से हमारे घर में काम करती थी। उसके पति अब इस दुनिया में नहीं थे और अब वो अपनी 16 साल की बेटी आरती को भी साथ लाने लगी थी। आरती बेहद सीधी, मासूम और डरी सहमी सी लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक मासूम चमक थी। मैं उसे प्यार से बेटा कहकर बुलाती थी। कभी अपने पुराने कपड़े दे देती, कभी बाजार से कुछ ले आती। उसकी मासूमियत मुझे सुकून देती थी। शायद एक माँ के खालीपन को वो थोड़ी देर के लिए ही सही भर देती थी। लेकिन एक शाम, जब मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तो मेरे मन में एक ऐसा ख्याल आया जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। वो ख्याल न तो नैतिक था, न ही सामान्य, लेकिन वो मेरी बेबसी का नतीजा था। मैंने कमला को बुलाया और उससे कहा, कमला, आज एक जरूरी बात करनी है। आरती को कल से साथ मत लाना। कमला घबरा गई, बोली, भाभी जी, क्या कुछ गलती हो गई आरती से? मैंने कहा, नहीं, कोई गलती नहीं, लेकिन अब जो कहने जा रही हूं उसे दिल से सुनना। वो मेरे सामने बैठने से झिझक रही थी। बोली, मैं इस सोफे पर कैसे बैठूं? मैंने सख्ती से कहा, यह कोई एहसान नहीं, हुक्म है, बैठो। वो कांपते हुए बैठी। उसकी आंखें मेरी तरफ सवालों से भरी थीं। मैंने लंबी सांस ली और धीरे धीरे कहा, कमला, मैं चाहती हूं कि तुम्हारी बेटी आरती की शादी मेरे पति नीरज से हो जाए। कमला सन्न रह गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांपती आवाज में बोली, भाभी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, मुझे पता है, ये अजीब है, पर मेरी मजबूरी समझो। मैं मां बनना चाहती हूं, अब और नहीं सह सकती। 8 साल से मेरी गोद खाली है। मेरे पति अब मुझे ताना मारते हैं, मुझे बांझ कहते हैं। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी हूं। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ नहीं बोल सकी, सिर्फ मेरी आंखों में देखती रही, जैसे मेरा दर्द महसूस कर रही हो। मैंने अपना प्रस्ताव फिर दोहराया, आरती मेरी बेटी जैसी है। अगर वह इस घर की बहू बनती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं उसे पूरा मान सम्मान दूंगी। बस मैं चाहती हूं कि मेरे पति को संतान मिले, इस घर को वारिस मिले और मैं मां कहलाऊं, भले ही उस बच्चे की जननी मैं न रहूं। कमला गहरी सोच में डूब गई थी। शायद वह मेरे दर्द और अपनी बेटी के भविष्य के बीच झूल रही थी। अब मेरी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कांपती आवाज में कहा, कमला, अगर तुम अपनी बेटी आरती की शादी मेरे पति नीरज से करवा दो, तो यह तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। कमला ने सिर उठाकर मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में डर था, शक था और कहीं गहराई में एक उम्मीद भी। मैंने बात आगे बढ़ाई, तुम चाहती हो ना कि आरती की जिंदगी स्वर जाए? आखिर कब तक वो तुम्हारे साथ दूसरों के घरों में काम करती फिरेगी? मैं तुम्हें 25 लाख रुपए दूंगी। आरती का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। शादी के बाद जब वो मां बनेगी तो बच्चा मैं अपने पास रख लूंगी। फिर मैं नीरज से आरती को तलाक दिलवा दूंगी। कमला की आंखें फटी रह गईं। मैंने साफ कहा, तुम दोनों को मैं इतने पैसे दूंगी कि जिंदगी आराम से बीते। आरती की दोबारा शादी किसी अच्छे लड़के से करवा दूंगी। मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए, बस एक बच्चा जो मुझे मां कहे। कमला चुप रही और मैं बस बैठी रही, उसके जवाब का इंतजार करती हुई। कमला की सांसें तेज हो गई थीं। उसकी आंखों में डर और झिझक साफ दिख रहा था। वो कांपते हुए बोली, भाभी जी, आरती मेरी बेटी है, अभी तो ठीक से बालिग भी नहीं हुई। उसकी उम्र सिर्फ 16 साल है। वो बच्ची है, उसकी पूरी जिंदगी बाकी है। मैंने उसकी बात वहीं रोक दी। कमला, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ,
ये मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम नहीं जानती कि मैं कैसे कैसे दिन काट रही हूँ। लोग कहते हैं औरत तभी पूरी होती है जब वो माँ बनती है। तो क्या मैं कभी पूरी नहीं हो सकती? मेरे शब्दों ने कमला की आंखों में आंसू ला दिए। वो मेरी पीड़ा समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए उसका दिल कांप रहा था। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, ये बात सिर्फ घर के अंदर ही रहेगी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तुम बस आरती को तैयार कर लो, शादी हो जाएगी, बच्चा होगा और फिर सब खत्म। नीरज उसे तलाक दे देगा और तुम अपने पैसे लेकर कहीं और जाकर उसकी दूसरी शादी करवा लेना। पैसा सब कुछ कर सकता है। कमला कमला की आंखें बुझ गईं। उसने कुछ देर चुप रहकर धीरे से कहा, ठीक है भाभी जी, लेकिन क्या मालिक मतलब नीरज जी मान जाएंगे? मैंने आंखें झुका लीं। मैं मना लूंगी उन्हें। अब मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है। कमला ने एक लंबी सांस ली और बोली, ठीक है, मैं आरती से बात करूंगी, उसे आपके हवाले कर दूंगी। लेकिन भाभी जी, इस दुनिया में मेरी बेटी के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं आपको अपना जिगर का टुकड़ा सौंप रही हूँ। उसकी बात सुनते ही मैं उसे गले से लगा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कमला। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन उसके शब्द मुझे भीतर तक चीर गए, क्योंकि वो एक माँ थी और मैं एक ऐसी औरत जो माँ बनने की चाह में अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। कमला सिर झुकाकर कमरे से बाहर चली गई। लेकिन अब असली मोड़ आना बाकी था। मुझे अब नीरज से बात करनी थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या कहेंगे, क्या मैं बोल भी पाऊंगी? थोड़ी देर बाद जब मैं कमरे से बाहर निकली तो देखा, घर के एक कोने में कमला अपनी बेटी आरती से धीमी आवाज में कुछ कह रही थी। आरती का चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में आंसू थे। शायद वो मना कर रही थी और कमला उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था, जो न सिर्फ मुझे बल्कि नीरज, कमला और उस मासूम आरती की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। मगर मुझे क्या पता था कि जो रास्ता मैंने चुना है वो एक दिन मुझे ही बर्बाद कर देगा। पूरी रात मैं सो नहीं सकी। करवटें बदलती रहीं, आंखें छत को ताकती रहीं। सुबह हुई, नाश्ते के टेबल पर नीरज बैठे थे। वो अखबार पढ़ रहे थे और मैं बस उन्हें देख रही थी, मौका ढूंढ रही थी। आखिरकार हिम्मत जुटाकर मैंने धीमी आवाज में कहा, नीरज, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं चाहती थी चुप रहूं, सब भूल जाऊं, मगर अंदर का सन्नाटा मुझे खा रहा था। नीरज ने अखबार मोड़कर साइड में रख दिया। क्या बात करनी है? उन्होंने सीधा पूछा। मैंने चाय का कप टेबल पर रखा और बहुत गंभीरता से कहा, मैं चाहती हूं कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। उनके हाथ में पकड़ा हुआ जूस का गिलास हवा में ही रुक गया। उन्होंने मुझे देखा, वैसे देखा जैसे मैंने कोई पागलपन की बात कर दी हो। क्या बोल रही हो संध्या? तुम ठीक हो? पागल हो गई हो क्या? मैंने कांपती आवाज में जवाब दिया। मैं मजाक नहीं कर रही हूं। मैंने जब दोबारा वही बात दोहराई, नीरज, आप दूसरी शादी कर लीजिए, तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं अब उनकी जिंदगी से कोई अजनबी बन चुकी हूं। उनके चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में हैरानी और आवाज में एक ऐसा ताना जो मेरी रूह को चीर गया। तुम सच में पागल हो गई हो संध्या, मैंने धीमे लेकिन ठहरे हुए लहजे में कहा। मैंने कमला से बात कर ली है। मैं चाहती हूं कि आप उसकी बेटी आरती से शादी कर लें। नीरज की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या तुम मुझे नौकरानी की बेटी से शादी करने को कह रही हो? हाँ, मैंने कांपती आवाज में जवाब दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए। नीरज ने तीखी नजरों से मुझे देखा और कहा, मैंने तुम्हें कभी औलाद के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन तुमने तो हमेशा मुझे बांझ कहकर मेरी आत्मा को तोड़ा है। अब तुम चाहती हो मैं एक नौकरानी की बेटी को बिस्तर पर सजाऊं। तुम ये सब सह सकती हो, लेकिन मैं नहीं। मैं इस शहर का बिजनेसमैन हूं और तुम मेरी शादी एक काम वाली की बेटी से करवाना चाहती हो। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए बस इतना कहा, मुझे सिर्फ एक बच्चा चाहिए नीरज, सिर्फ एक बच्चा। नीरज का गुस्सा अब और भी तेज हो चुका था। तो तुम चाहती हो लोग मेरा मजाक बनाएं? ये सब बकवास है। और वो वहां से चला गया। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे भीतर कुछ टूटकर हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। मैं अपने कमरे में लौट आई। हर सांस बोझ बन चुकी थी और हर सोच अब सुई की तरह चुभने लगी थी। मैं शीशे के सामने खड़ी हो गई। अपने चेहरे को देखा तो लगा वो संध्या अब नहीं रही, जो कभी मुस्कुराया करती थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बस एक हार की दास्तान बन चुका था। क्या मैं सच में अधूरी हूं? मैंने खुद से सवाल किया। क्या मेरे जीने की एकमात्र शर्त सिर्फ एक बच्चा है? मैंने अलमारी खोली और एक डिब्बा निकाला। वो जहर की गोलियों का डिब्बा था, जिसे मैंने बरसों से छिपाकर रखा था। मैं अब थक चुकी थी। मैंने वो डिब्बी अपने हाथ में ली, एक एक करके गोलियां निगली और पानी का घूंट लेकर बिस्तर पर लेट गई।
शरीर में हल्की जलन शुरू हो चुकी थी। आंखों के सामने धुंध फैल रही थी और सारी आवाजें जैसे धीमी होती जा रही थीं। तभी कहीं दूर से कोई आवाज आई, बहुत धीमी सी, संध्या, ये तुमने क्या कर लिया? दरवाजा खुला और नीरज भागते हुए अंदर आए। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठाया। संध्या, प्लीज, मेरी बात सुनो। उनकी आवाज डूब रही थी, लेकिन मैं पहचान पा रही थी। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। संध्या, मेरी आंखों के सामने मत जाओ। मैं अब कुछ कहने की हालत में नहीं थी, लेकिन दिल में बस एक सवाल गूंज रहा था, क्या अब भी मेरी तड़प समझ आएगी? उन्हें नीरज घबराए हुए थे। जल्दी से मुझे उठाया और गाड़ी में डाल दिया। पूरे रास्ते बस एक ही बात कह रहे थे, संध्या, प्लीज कुछ बोलो, होश में रहो। उनके हर शब्द जैसे उनकी आत्मा को झकझोर रहे थे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मेरी धड़कनें लौटाने की कोशिश शुरू कर दी। जिंदगी की डोर जो टूटने ही वाली थी, उसे जैसे किसी ने फिर से थाम लिया। धीरे धीरे मेरी आंखें खुलीं। सब कुछ धुंधला था। ऑक्सीजन मास्क मेरे चेहरे पर था और सामने नीरज सिर झुकाए बैठे थे। जैसे ही मैंने आंखें खोली, उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे वो रो चुके थे। बाल बिखरे हुए थे और चेहरा थका हुआ। उन्होंने मेरा हाथ थामा और बोले, संध्या, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाता। मैंने धीरे से कहा, आपको क्या फर्क पड़ता? उन्होंने आंखें बंद कर लीं। ऐसी बात मत कहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न बच्चा न कुछ, और बस तुम्हारा साथ चाहिए। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन तुम्हें खोने का डर वो जान ले लेने वाला था। मैंने कहा, तो फिर मेरी तकलीफ क्यों नहीं समझते? उन्होंने जवाब दिया, समझता हूं, लेकिन तुम्हारी जगह किसी और को कैसे दूं? मैं चुप रही, फिर धीमे से कहा, मैं ये सब हमारे बच्चे के लिए कर रही हूं, सिर्फ हमारे लिए। वो खिड़की की तरफ चले गए। फिर कुछ पल बाद बहुत धीरे से बोले, ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं मान लेता हूं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये खुशी के आंसू नहीं थे, बस एक सुकून था, एक दर्द भरा सुकून। और फिर वो दिन आ गया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नीरज की शादी मैंने खुद आरती से करवा दी। जब उन्होंने आरती की मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र पहनाया, तो मैं भीतर से टूट गई। मेरे होंठ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आत्मा चीख रही थी। मेरे नीरज अब किसी और के हो गए थे। आरती बिल्कुल चुप थी। लाल जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा डर था, जैसे वो भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। रात को मैं अपने कमरे में बंद हो गई। सारी रात जागती रही। नींद जैसे कमरे की दीवारों से टकराकर लौट रही थी और खामोशी मेरी आत्मा के अंदर गूंज रही थी। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर सब कुछ सजा हुआ था, लेकिन भूख जैसे कहीं खो गई थी। तभी मुझे आरती का ख्याल आया। वो अब मेरी सौतन नहीं थी, मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। मैं उसके कमरे की तरफ गई, दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला है। मैं अंदर गई तो देखा, आरती के बाल खुले हुए थे। उसकी नज़र जमीन पर थी। मैंने पूछा, रात कैसी गुजरी? उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, नींद नहीं। उसने कांपती आवाज में कहा, मालकिन, नीरज जी ने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। सारी रात करवटें बदलते रहे और सुबह होते ही बाहर चले गए। ये सुनकर मेरे अंदर कुछ चटक गया। मैंने धीरे से पूछा, सच में? उसने सिर झुका लिया। जी। सच में क्या नीरज सच में आरती को स्वीकार नहीं कर पाए? आरती की बात सुनकर मेरे पैर जैसे सुन्न हो गए। उन्होंने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया उसकी। ये बात मेरे दिल के किसी कोने को चीर गई। मैं कमरे से बाहर निकली। कमला मुझे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरी खामोशी ने उन्हें पीछे हटा दिया। मैं सीधा अपने कमरे में गई और खुद को बंद कर लिया। मैंने ये सब क्यों किया? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं मां बन सकूं? पर नीरज तो पहला कदम भी नहीं उठा सके। सुबह जब मैं बाहर निकली तो देखा, नीरज डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं जाकर उनके पास बैठी और कहा, नीरज। उन्होंने अखबार से नजर उठाई। मैंने पूछा, कल रात आपने आरती के साथ कुछ क्यों नहीं किया? मेरी आवाज कांप गई थी। वो चौंके। क्या मतलब है? तुम्हारा मतलब ये कि आपने उसे पत्नी होने का हक क्यों नहीं दिया? वो झल्ला गए। संध्या, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब पूछते हुए मैं भी तड़प उठी। शर्म तो उसे आनी चाहिए जो अपनी पत्नी को बिस्तर पर सोने नहीं देता। आरती सारी रात जमीन पर सोई। वो कुर्सी खींचकर खड़े हो गए। वो बच्ची है, तुम्हारे बराबर की नहीं है। मैं चीख पड़ी, तो शादी क्यों की? उससे ये बात पहले क्यों नहीं सोची? वो बोले, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, तुमने जबरदस्ती करवाई। मैंने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए। उनका गुस्सा फूट पड़ा। तुम एक औरत होकर इतनी बेरहम हो, उस मासूम लड़की के बारे में सोचो। मैं फूट पड़ी, मैं सेल्फिश हूं। हाँ, क्योंकि मैं औलाद चाहती हूँ। समाज के तानों से थक चुकी हूँ।
अब मेरे अंदर कुछ बाकी नहीं बचा। नीरज बस मुझे घूरते रहे। फिर बोले, अगर वो भी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो तुम क्या करोगी? मैंने कहा, तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी आप उसके करीब जाइए। उन्होंने बेहद ठंडे स्वर में कहा। और अगर मैं न जाऊं तो? मैंने कहा, तो आपने शादी क्यों की थी? अस्पताल से मुझे जिंदा घर क्यों लाए थे? क्यों कहा था कि मेरी जान बचाने के लिए कुछ भी करोगे? वो चुप हो गए, गुस्से से तने हुए थे। मैं जानती थी उनके लिए ये आसान नहीं है, लेकिन मेरे लिए अब सहना नामुमकिन हो चुका है। मैं उठकर वहां से चली गई। रात का अंधेरा, बेचैनी की आवाजें। एक रात आरती और नीरज के कमरे से आहट आई। मैं रुक गई। दरवाजा थोड़ा खुला था। झांका कमरे में धीमी रोशनी थी। आरती सोफे पर बैठी थी। नीरज खिड़की के पास खड़े थे। दोनों के बीच बस खामोशी थी। मैं कुछ बोले बिना लौट आई। मेरे अंदर कुछ टूटने लगा था। अगली सुबह मैंने नीरज से दोबारा बात करने की हिम्मत की। वो आंगन में बैठे थे, मोबाइल देख रहे थे। मैं उनके सामने बैठ गई। धीरे से कहा, आप अब भी उसके करीब नहीं गए? वो बोले, नहीं, बस मोबाइल पर नजर टिकाए रहे। मैंने फिर कहा, नीरज, मैं आपसे बात कर रही हूं। वो बोले, तुम नहीं समझोगी, संध्या मुझसे नहीं होता। तुम्हारे सामने शर्म आती है। लगता है जैसे मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूं। मैं चुप हो गई। बस इतना ही कहा। फिर आपने शादी क्यों की? उन्होंने गहरी सांस ली। तुमने मजबूर किया। तुम समझती हो ये आरती के लिए कितना मुश्किल है। वो कोई मिट्टी की गुड़िया नहीं है जिसे जब चाहो इस्तेमाल करो और जब चाहो नजरअंदाज कर दो। ये कहकर वो उठे और चले गए। मैं वहां बैठी रह गई, अंदर तक सुनसान और बेजान। और अब मैं जा रही हूं उस लड़की से मिलने, आरती से, जिसे मैंने अपने लिए चुना था। लेकिन शायद उसकी जिंदगी भी मेरी ही तरह अधूरी है। वो खामोश बैठी थी, बिस्तर के एक कोने में। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, उसने कहा, आइए ना मालकिन, बैठिए। मैं उसके पास बैठ गई। उसकी आंखों में वही पुरानी थकान थी, पर आज उसमें खामोशी से ज्यादा कोई डर था। मैंने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो मुझसे कह सकती हो। आरती, तुम यहाँ अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने सिर हिला दिया, पर मैं जानती थी अब उसके भीतर कुछ बचा ही नहीं है। मैं थोड़ी देर उसके साथ बैठी रही, फिर वापस अपने कमरे में चली गई। दिल भारी था। क्या मैं हार रही हूं? क्या मेरी कोशिशें अधूरी रह जाएंगी? लेकिन एक बात तय थी, अब चाहे कुछ भी हो, इस रिश्ते की जिम्मेदारी मेरी है। दिन गुजरते रहे। नीरज अब भी उससे दूर ही रहते। आरती एकदम खामोश रहने लगी थी। न किसी से बात करती, न कमरे से बाहर निकलती। नीरज अब देर से घर आते, कम बोलते, नजरें चुराते। सब कुछ ठंडा, सब कुछ अधूरा। मैंने आरती के कमरे का दरवाजा खटखटाया। वो सामने आई। उसके चेहरे पर थकावट थी और कुछ और, एक अनकहा डर। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 2-3 दिन के लिए मायके जा रही हूँ। कुछ भी चाहिए हो तो बेझिझक कहना। वो चौंकी। आप क्यों जा रही हो? रुक जाइए ना। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। धीरे से कहा, आप मत जाइए मालकिन, वरना ऊपर वाला आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैं सन्न रह गई। ये वो आरती नहीं थी जो हमेशा चुप रहती थी। उसके शब्दों में डर, बेचैनी और चेतावनी थी। मैंने पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? वो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। पर छोड़िए, मैंने जबरदस्ती कुछ जानने की कोशिश नहीं की। शायद वो थोड़ी भावुक हो रही थी। मैंने फैसला किया, कुछ दिन के लिए जाना जरूरी है। मैंने अपना सामान पैक किया, नीरज को मैसेज भेजा, 2-3 दिन के लिए मायके जा रही हूँ। जवाब आया, ठीक है, टेक केयर। जब गाड़ी में बैठी तो लगा जैसे घर की दीवारें कुछ कहना चाह रही हों, जैसे मैं कुछ अधूरा छोड़कर जा रही हूँ। आरती का चेहरा आंखों में घूम रहा था। ऊपर वाला आपको माफ नहीं करेगा। उसके शब्द किसी जख्म की तरह दिल में चुभे थे। यहाँ सब थे, माँ, पापा, भाई बहनें, भाभियां, बच्चे, सब कुछ था। पर दिल का खालीपन कहीं नहीं भरा। सब पूछते, क्या बात है, परेशान लग रही हो? मैं मुस्कुराकर कहती, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। पर सच ये था, मैं खुद को झूठ बोल रही थी। सोचती थी शायद मेरी गैर मौजूदगी में नीरज और आरती करीब आ जाएं, लेकिन दिल मानता नहीं था। तीसरा दिन था। शाम को मैंने आरती को कॉल किया। फोन नहीं उठाया। मन बेचैन हुआ। फिर मैंने नीरज को कॉल किया। उन्होंने कहा, सब ठीक है। मैंने पूछा, आरती कैसी है? उन्होंने बात बदल दी, तुम जल्दी वापस आ जाओ। फोन कट गया। अब दिल में एक तूफान उठ चुका था। आरती की वो बात, वो डर, वो शब्द, आप मत जाइए, वरना ऊपर वाला आपको माफ नहीं करेगा। वो रात बहुत लंबी थी। नींद मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। मुझे नहीं पता था ये सब क्यों हो रहा था। बस इतना लगता था जैसे कोई अदृश्य डर मेरे चारों ओर फैलता जा रहा है। कुछ था जो मुझे भीतर तक परेशान कर रहा था। कुछ ऐसा जो शायद मेरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। मैं फिर उसी उधेड़बुन में खो गई थी।
क्या अब मुझे वापस घर जाना चाहिए या कुछ दिन और रुकना चाहिए? मैंने आरती को फिर कॉल किया। इस बार उसने कॉल उठाई। उसकी आवाज़ धीमी, कमज़ोर थी। कैसी हो मालकिन? ठीक हूँ आरती, मैंने कहा फौरन पूछ बैठी। आप कब आ रही हो? शायद 1-2 दिन और लगेंगे, मैंने जवाब दिया। लेकिन दूसरी तरफ एकदम खामोशी छा गई। कुछ लम्हों बाद वो बोली, मालकिन जल्दी आ जाइए। मैंने उसे याद दिलाया। आरती, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे बच्चा चाहिए, हर हाल में, इसीलिए तो तुम्हारी शादी नीरज से करवाई थी। अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। वो घबरा गई। लेकिन मालकिन, नीरज तो मुझसे बात भी नहीं करते, मेरे करीब भी नहीं आते, तो बनाओ ऐसा माहौल। मैंने कहा, मर्द को वक्त नहीं, माहौल चाहिए। होता है, और तुम तो खूबसूरत हो, उन्हें मजबूर कर सकती हो। उसकी तरफ से कुछ नहीं आया, बस उसकी सिसकियां सुनाई दी। मैं ऐसा नहीं कर सकती मालकिन, वो मुझे पसंद नहीं करते। मैंने उसे याद दिलाया। आरती, तुम्हारी माँ को पैसों की जरूरत है ना? मैंने 25 लाख देने का वादा किया है। अगर मेरा काम अधूरा रहा तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। वो बोली, मैं समझती हूँ, लेकिन वो मुझसे नफरत करते हैं। नफरत नहीं, झिझक है। वक्त लगेगा, लेकिन पत्नी को अगर उसका हक ना मिले तो वो हक ले लेना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। उसकी खामोशी में थकावट थी। मैंने फ़ोन काट दिया। उसी रात कमला का मैसेज आया, भाभी जी, मेरी बेटी कुछ भी नहीं खा रही, बहुत चुप चुप रहने लगी है, प्लीज़ वापस आ जाइए। मैंने अनदेखा कर दिया। थोड़ी देर बाद कमला का फ़ोन आया। मैंने नहीं उठाया। फिर आरती ने फ़ोन किया। मैंने उठा लिया। वो रो रही थी। मालकिन, नीरज तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते, प्लीज़ वापस आ जाइए। मैंने फिर वहीं दोहराया। आरती, तुम्हें कुछ करना होगा, तुम अब नीरज की पत्नी हो, तुम्हें अपना हक लेना ही होगा। रात को मैं अपने कमरे में थी। माँ पास आई और कहा, संध्या, जब से आई हो बहुत परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? नहीं मम्मी, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। वो बोली, अगर कोई ऐसा फैसला ले लिया है जो दिल को खटक रहा है तो उसे निभाओ, वरना बहुत पछताओगी, क्योंकि वक्त पलट कर नहीं आता। मैं चुप रही। क्या कहती मम्मी से कि मैं अपने पति की दूसरी शादी करवा चुकी हूँ। कभी अकेले बैठती तो सोचती, माँ बाप ने कितने अरमानों से मेरी शादी अर्नव से की थी, और मैं आज आज उस मोड़ पर हूँ जहाँ मैं अपनी मर्जी से किसी और को उसकी पत्नी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे माँ बनना है। मैं नीरज को सब बताती थी। लोग मुझे क्या क्या नहीं कहते, बांझ, अपशगुन, अधूरी औरत और नीरज। वो भी कभी कभी हंसकर कह देते, हाँ माँ नहीं बन सकती तो इसमें तुम्हारी ही गलती है। शादी के बाद औरत तभी पूरी मानी जाती है जब वो माँ बनती है। यही सुनकर उस रात मैं टूट गई थी, जैसे मेरी औरत होने की पहचान ही मिटा दी गई हो। डॉक्टर्स के पास दौड़ती रही, हर बार एक नई उम्मीद, हर महीने एक नया टेस्ट। हर बार जब रिपोर्ट आती, उम्मीदें दम तोड़ देती। नीरज ने एक दिन कहा, अब बस, ये तुम्हारा आखिरी इलाज है। अब तुम्हें मान लेना चाहिए कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। इतने सालों की शादी, और अब सिर्फ एक जवाब की मुहर। मैं मायके के घर की छत पर बैठी थी। रात का अंधेरा था। सितारे बुझे बुझ से, जिनसे कभी ख्वाहिशें मांगी थीं, आज वो भी बेजान लग रहे थे। एक सवाल दिल में उठा, अगर आरती भी मेरी तरह बेऔलाद निकली तो क्या मैं उसे भी कसूरवार ठहराऊंगी? फिर एक दिन भाई के कमरे में बैठी थी। मोबाइल बजा। स्क्रीन पर आरती का नाम था। मैंने कॉल उठाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मालकिन, प्लीज़ जल्दी आ जाइए। वो फूट फूट कर रो रही थी। वरना नीरज कुछ कर देंगे। मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। क्या क्या कहा तुमने? नीरज ने कुछ किया है? मैं कुछ नहीं जानती, बस आप जल्दी आ जाइए। मैंने बिना किसी को बताए सामान समेटा और गाड़ी लेकर निकल पड़ी। मायके वालों को सिर्फ यही कहा, घर में किसी की तबीयत खराब है। जब मैं पहुंची, नीरज आंगन में खामोशी से टहल रहे थे। मैं दौड़ते हुए उनके पास पहुंची। नीरज, आरती कहाँ है? मैंने उसे छोड़ दिया, डिवोर्स दे दिया, निकाल दिया। इस घर से क्या? मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी सांसें रोक दी हों। बच्चा हुआ भी नहीं, और आपने उसे घर से निकाल दिया। मैं नहीं चाहता कि वो इस घर में रहे ना। अब ना कभी मैं पागलों की तरह आरती के कमरे में भागी। कमरा खाली था। अलमारी खुली, कपड़े गायब। मैं क्वार्टर्स की ओर दौड़ी। कमला भी गायब थी। कोई नहीं था। मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। अस्पतालों में पूछा। कोई जानकारी नहीं, कोई सुराग नहीं। मैंने नीरज से पूछा, आरती को कहाँ छुपाया है आपने? वो बोले, संध्या, तुमने मुझे मजबूर किया था। अब जो हुआ उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। मेरे भीतर एक डर, एक खालीपन, एक गहरा पछतावा घाव बनकर उतर गया था। दिन बीतते गए और मैं बीमार होती गई। मेरे नीरज अब इस टॉपिक पर बात ही नहीं करते थे। अगर मैं कुछ कहती भी तो वो बस खामोश रहते। उनकी खामोशी अब मुझे डरा देती थी। आरती की चीखें, उसकी कांपती हुई आवाज बार बार मेरे कानों में गूंजती रहती। मालकिन मत जाइए, वरना ऊपर वाला आपको कभी माफ नहीं करेगा। अब तो मैं अक्सर बीमार रहने लगी थी। शरीर बोझिल लगता।
और दिल उससे भी ज्यादा। एक दिन तबीयत इतनी बिगड़ गई कि माँ मुझे जबरदस्ती अस्पताल ले गईं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी ओढ़ ली। मेरा नंबर अभी नहीं आया था। मैंने कहा, चलो थोड़ा टहल लूं। जैसे ही मैं मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ी, मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरे नीरज अस्पताल के एक केबिन में दाखिल हो रहे थे, पर उन्होंने तो कहा था कि वो शहर से बाहर हैं, तो फिर यहाँ अस्पताल में क्या छुपा रहे हैं मुझसे? मैं दबे पांव पीछे गई। केबिन का दरवाजा आधा खुला था। मैं वहीं खड़ी हो गई, सांसें थमी हुई। दिल धड़कता हुआ अंदर जो सुना, उसने मेरी रूह तक को झकझोर दिया। नीरज डॉक्टर से कह रहे थे, डॉक्टर साहब, आखिर मेरा ट्रीटमेंट कब तक चलेगा? मेरी बीवी ने मेरी दूसरी शादी तक करवा दी थी। बड़ी मुश्किल से डिवोर्स दिया, निकाल दिया उसे घर से। मगर बांझ वो नहीं है, मैं हूं। मैं कभी उसके बच्चे का बाप नहीं बन सकता, और ये बात मैं उसे कभी नहीं बता सकता। मैं कई सालों से ये राज छुपा रहा हूं। डॉक्टर ने कहा, नीरज, मैंने तो पहले ही कह दिया था, तुम्हारा इलाज पॉसिबल नहीं है। फिर भी तुम झूठ पर रिश्ता बनाए बैठे हो। एक औरत जिसने सब कुछ सहा, उसे तुमने गुनहगार बना डाला। तुमने उसकी कोख पर सवाल उठाया, जबकि सच्चाई तो तुम्हारे अंदर थी। याद रखो, झूठ पर कभी कोई रिश्ता नहीं टिकता। तुम्हें सब कुछ अपनी पत्नी को सच सच बता देना चाहिए था। तुम्हें अपनी पत्नी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर की वो बातें, तुम्हें सब कुछ अपनी पत्नी को सच सच बता देना चाहिए था। उन शब्दों ने जैसे मेरी रग रग को जला दिया था। उन दोनों की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी जान को मुट्ठी में दबा लिया हो। तो क्या ये सच था? कमी मुझ में नहीं थी, बल्कि नीरज, वो तो खुद कभी पिता बन ही नहीं सकता था। मैं कितने सालों से टूटती रही, दवाइयों में जहर पीती रही, लोगों के तानों में जीती रही, और नीरज, वो बस खामोश रहकर मुझे गुनहगार बनाता रहा। मैं माँ को लेकर वापस घर लौट आई। घर आकर मैं बिखर गई थी। मैं फूट फूट कर रोई, छाती पीट ली। नीरज को कोसा, अपनी किस्मत को कोसा, मगर सबसे ज्यादा आरती की चीखें याद आ रही थीं। फिर एक नौकर आया और पूरी हकीकत सामने लाकर रख दी। वो कुछ झिझकता हुआ बोला, भाभी जी माफ कीजिए, ये फैमिली मैटर है, मगर अब मुझसे रहा नहीं जाता। भैया जी ने आरती और उसकी माँ के साथ बहुत गलत किया है। उसने जो कहा, मेरी रूह कांप उठी। आपके जाने के बाद एक दिन भैया जी ने किसी आदमी को घर बुलाया और उसे आरती के कमरे में भेज दिया। वो आदमी आरती के साथ जबरदस्ती करने लगा। आरती चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही। हम नौकर सब बेबस थे, किसी ने हिम्मत नहीं की। उसके बाद मालिक ने कमला से कहा, अपनी बेटी को ले जाओ, उसे अब कोई मुंह नहीं दिखा सकता। अगर दोबारा इस घर में दिखी तो मैं सबके सामने तुम्हारी हकीकत खोल दूंगा। कमला और आरती डर के साए में कहीं खो गईं, और मैं खुद से एक फैसला कर चुकी थी। अब मुझे किसी और की इजाजत की जरूरत नहीं थी। अब मैं सिर्फ संध्या थी, एक टूटी नहीं, बल्कि जाग चुकी औरत। मैंने अपना सामान पैक किया और मायके लौट गई। माँ के सामने मैंने वो सब कुछ खोल कर रख दिया जो सालों से सीने में चुपचाप जल रहा था। नीरज की झूठी मर्दानगी, उनका इलाज, आरती के साथ हुई हैवानियत, सब कुछ। अब मैं कभी उस घर वापस नहीं जाऊंगी। मेरे परिवार ने साफ कहा, अब तुम्हारा वहां कोई रिश्ता नहीं बचा। नीरज आया, शर्मिंदगी में डूबा हुआ। तुम बिना बताए मायके क्यों आ गई? तुम्हें समझाने आया हूं। मैंने ठंडी नजरों से देखा और कहा, मैं तुम्हें समझ चुकी हूं, नीरज। और अब सिर्फ एक चीज चाहिए, डिवोर्स। एक गरीब लड़की की इज्जत को कुचल दिया तुमने। तुम्हारी खामोशी ने मुझे पागल बना दिया। लोग मुझे बांझ कहते रहे और मैं खुद को गुनहगार समझती रही, मगर असल में दोष तुम्हारा था, और तुमने किसी को नहीं बताया। तुमने मेरे विश्वास को मारा है। नीरज, मैंने कहा, 1 हफ्ते के अंदर डिवोर्स दे दो, वरना कोर्ट में मिलेंगे, और दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। और नीरज ने आखिरकार डिवोर्स दे दिया। अब वो मुझसे नजर मिलाने लायक नहीं बचा था, क्योंकि मैं अब कमजोर संध्या नहीं थी। मैं अब वो औरत थी जिसने अपने जले हुए सपनों की राख से नई जिंदगी की चिंगारी जला ली थी। मैं तो सिर्फ माँ बनना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे अरमान, मेरी मासूमियत और मेरा भरोसा, तीनों को धोखे में डुबो दिया। मेरी कहानी से मैंने यही सीखा, हर दिल सिर्फ धोखे से नहीं टूटता। कुछ खामोशियां भी घर बर्बाद कर देती हैं। और जब एक औरत चुप रहकर सब सहती है, तो वो सिर्फ अपना नहीं, कई जिंदगियों का गला घोंटती है। कभी कभी इंसान की खामोशी उसकी तकलीफ नहीं, उसकी मजबूरी होती है। हर मुस्कुराहट के पीछे छिपे आंसुओं को समझना आसान नहीं होता। इसलिए किसी की जिंदगी को समझे बिना उसे जज मत कीजिए। शायद जिसे आप